हाय फ्रेंड्स। 10th बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आओ, बहुत अच्छे से साइंस कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लो, फिर लाइफ सॉर्टेड है। एक बार 12th में पीसीएम में अच्छे मार्क्स ले आओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा रैंक मिल जाएगा, उससे इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा मिल जाएगा और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से जॉब अच्छा मिल जाएगा, डिसेंटली अर्न करोगे तो इंडिपेंडेंट रहोगे और लाइफ सॉर्टेड ही सॉर्टेड है। इंजीनियरिंग के बाद में एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर और अच्छा एक डिग्री के बेसिस पे तुम्हें जॉब मिलेगा एंड तुम अच्छा कमाओगे एंड देन लाइफ सॉर्टेड है। ये सारी चीजें आप सभी ने किसी ना किसी से अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए एंड लाइफ पे ऑन ट्रैक रहने के लिए सुनी होंगी। लेकिन आप में से कितने लोग अब तक इंजीनियरिंग के बाद एमबीए के बाद भी काफ़ी साल जॉब करके आ चुके हैं एंड फिर भी आपको वो सारी चीज़ें एकदम सही नहीं लग रही हैं? आपको लगता है कि क्या मेरा बचपन ही सही था, तभी हमने मस्ती की, क्या कॉलेज लाइफ ही बेस्ट लाइफ थी? अभी हम कहाँ जॉब के चक्कर में फंस गए हैं और हम कहीं निकल भी नहीं पा रहे, छुट्टी भी नहीं अच्छे से ले पाते हैं। क्या है ये सब प्रॉब्लम्स? उससे अच्छा तो हमारा बचपन ही था। यही सब हो रहा है आजकल सभी के साथ में। तो अगर आप इस वीडियो में उस इंटेंशन से आए हैं कि आप मुझसे आफ्टर 5 या 7 ईयर्स ऑफ एन एमबीए लाइफ कैसी होती है, लाइफ पूरी तरह से सॉर्ट हो जाती है, सेटिस्फाइड रहती है, ये सब रोजी चीज़ें सुनने के लिए आए हैं, तो आई थिंक आपको ये वीडियो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा। मैं नहीं बोलूँगी कि करियर में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम डेफिनेटली सेटिस्फाइड इनफ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 5 इयर्स आफ्टर एमबीए सब कुछ स्टेबल रहेगा, सब सेम रहेगा मार्केट में, तो आपने देखा ही होगा पूरा वर्ल्ड इज चेंजिंग। इट्स अ वुका वर्ल्ड आउट देयर। वुका मीन्स वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड वेरी एम्बिगुअस। सो ये वुका वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए आपको भी ये कॉन्स्टेंट चेंजेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा अच्छे से एंड आपको अपस्किल करते रहना पड़ेगा टू सर्वाइव एंड टू कॉन्स्टेंटली बी आउट देयर। तो इट्स वेरी डिमांडिंग दीज डेज एंड ये स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर होता है ना, हमें अपने लिए खुद डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप कहना चाहते हैं कि स्टेबल मतलब आप कॉन्स्टेंटली लर्निंग के टर्म्स में ग्रो करेंगे एंड देन आप उस जॉब के साथ में स्टेबल रहेंगे, देन इट इज ओके। बट अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं वही टेक्नोलॉजी, वही टूल्स और वही अपने डोमेन नॉलेज, एमबीए नॉलेज के साथ में उसी जगह पे वैसे ही टिका रहूंगा, तो आपको जैसे पता ही होगा एआई, चैट जीपीटी जैसे नए टूल्स, टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं एंड सब लोग ही इसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड हैं कि फ्यूचर क्या होगा। सारी चीज़ें चैट जीपीटी के थ्रू क्वाइट रेडिली अवेलेबल है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ देन? हाँ, हमने जो एमबीए, हमने जो इंजीनियरिंग की है, उन सब का क्या बेनिफिट हो रहा है हमें? और हम अब कॉन्स्टेंटली उस चेंज को अगर हम एम्ब्रेस ना करें तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे रेस में और हमारे को रिप्लेस करने के लिए एक फ्रेश, जो लोग फ्रेश आउट ऑफ कॉलेजेस या जो अपने आप को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस एंड रेडी रखता है फॉर जॉब्स, वो लोग हमें बहुत इजीली रिप्लेस कर देंगे जॉब्स में। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम करियर में और कितना अच्छे से फोकस करके आगे बढ़ते रहना है कॉन्स्टेंटली। तो अगर आप इस तरीके से स्टेबिलिटी का मीनिंग समझ रहे हैं तो डेफिनेटली हाँ, स्टेबल है। चेंज इज कांस्टेंट इन योर लाइफ। सो आप हमेशा स्टेबिलिटी को अगर आप बोल रहे हैं तो एक चेंज का फैक्टर उसमें हमेशा कंसिडर करके चलिए। तो चलिए आइए मैं आपको अपने जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे अपग्रेड किया और मेरा जॉब कहाँ पे लगा था पहले, फिर अब मैंने कैसे स्विच मारा और अब मैं कहाँ हूँ और अब मैं अपने आप को किस तरीके से अपस्किल कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग अबाउट माई जर्नी, माई करियर जर्नी एंड करेंटली वेयर आई एम आफ्टर 7 years ऑफ डूइंग एमबीए। एमबीए के इमीडिएट बाद में मुझे कैंपस प्लेसमेंट लगा था। आई गॉट एन ऑफर विद इन्फोसिस फॉर विच आई वर्क फॉर अराउंड 3.5 years एंड उन 3.5 years में डेफिनेटली मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया एंड ग्रो किया। बट देन समहाउ आई फेल्ट कि अब मेरा यहाँ से चेंज करने का टाइम आ गया है और मुझे कुछ नया नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। आपको मैं मेरा इंटेंशन बताती हूँ कि मुझे एज अ फ्रेशर आउट ऑफ एमबीए कॉलेज आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन माई लर्निंग एंड माई ग्रोथ। तो मैं सैलरी पे इतना फोकस नहीं किया हुआ था। एट अ वेरी अर्ली स्टेज व्हेन यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आपने उसको थियोरेटिकली सब कुछ पढ़ लिया होता है एमबीए में, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको समझने के लिए एंड उसमें कंसल्ट करने के लिए यू हैव टू हैव अ बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द थिंग्स। सो आई केप्ट माई इंटेंशन क्वाइट क्लियर कि इन्फोसिस में मैं तब तक रहूंगी जब तक मुझे मेरा लर्निंग और ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैसे ही जो हमारा लर्निंग कर्व होता है वो स्टार्टिंग विद अ वेरी स्लो पेस होता
है, उसके बाद में हम एक बार एक लेवल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्स्टेंटली एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है, प्रोवाइडेड अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहें तो. सो आई वॉज हायर्ड विद इन्फोसिस एज अ कंसल्टेंट एंड आई वॉज पुट इन टू प्री सेल्स रोल. सो आई वॉज बेसिकली डूइंग अ प्री सेल्स कंसल्टिंग वर्क. आपको बताती हूँ प्री सेल्स एक्चुअली होता क्या है. ये वो स्टेज होता है एक प्रोजेक्ट कभी एक कंपनी में प्रोजेक्ट आने से पहले उसके एज ए द नेम सजेस्ट इट्स प्री सेल्स. सो उसके लिए हम लोग प्रेप कैसे करते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या फिर कॉग्निजेंट या फिर टेक महिंद्रा, एवरीवन इज कंपीटिंग टू गेट दैट प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट क्या होता है, बेसिकली इट्स एन इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो एक इंडस्ट्री अपना प्रॉब्लम बताती है कि उसको इन्वेंट्री में स्टॉक आउट हो रहा है या इन्वेंट्री एक्सेस है, या फिर वेयर हाउसेज में स्टोरेज स्पेस कम है, या फिर उनका सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड नहीं है, जिसकी वजह से उनको कितना कब मैन्युफैक्चर करना है एंड उनका फोरकास्टिंग ठीक से नहीं हो रहा है, डिमांड प्लान नहीं कर पा रहे, सप्लाई प्लान नहीं कर पा रहे, वगैरह वगैरह. दीज आर ऑल रिलेटेड टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. बिकॉज आई डन माई MBA in supply chain management, so I used to get RFPs in the sense request for proposals, which are industry floats to all the competitors out there with their problem statement and their goal. मतलब उनका क्या विजन है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ओवरकम करने का. सो वो ये चीज़ फ्लोट करती हैं मार्केट में एंड उसके ऊपर हम लोग सोल्यूशन बनाने में लग जाते हैं. जैसे वी यूज टू प्रिपेयर सम PPTs यूजिंग विद द हेल्प ऑफ SMEs, जो हमारे इन्फोसिस में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका हेल्प लेकर हम लोग एक PPT बनाते हैं जिसमें कैपेबिलिटीज ऑफ इन्फोसिस, अगर हमने इसी टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पास्ट में एड्रेस किया हुआ है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया हुआ है क्लाइंट एनवायरनमेंट में, और ये सब हमने कौन से टूल्स, उसको बोलते हैं हम केस स्टडीज़. सो हम केस स्टडीज़ को हाईलाइट करते हैं, इन्फोसिस का कैपेबिलिटीज़ हाईलाइट करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हमारे पास में टूल बेस्ड नॉलेज कितना है, मतलब हम कौन से टूल्स को यूज़ करके आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, एंड उनको हम इस बेसिस पे कोटेशन देते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. तो RFQ एक कंपनी इंडस्ट्री फ्लोट करता है कि हमें अपना कोड बताओ कि आप कितना कोड करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए. तो उस कोटेशन में हम लोग कंसिडर करते हैं कि कितने रिसोर्सेज यूज होंगे उस प्रोजेक्ट में, उनका एक्सपर्टीज और उनका डोमेन ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, एंड उनको अगर कोई ट्रेनिंग लगेगी तो उसका कोटेशन, या फिर हम कौन से टूल यूज़ करेंगे उस प्रोजेक्ट को उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए. जैसे कि आपने सप्लाई चेन इंडस्ट्री के टूल्स सुने होंगे, काइनेक्सिस होता है, JDA होता है, क्विंटिक होता है. दीज आर ऑल रिलेटेड टू प्लानिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा. तो ये टूल्स को हम किस तरीके से कस्टमाइज करेंगे स्पेसिफिकली उस क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक क्लाइंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुड बी रिलेटेड टू अ वेयर हाउस जिसमें उनके पास में स्पेस कम पड़ रहा है. तो हम JDA को वेयर हाउस वाले कैपेबिलिटी के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि JDA तो काफ़ी बड़ा टूल है जो प्लानिंग और जो बाकी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, इन्वेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करता है. लेकिन क्योंकि हमें ऑप्टिमाइज करना है कोटेशन और कॉस्ट को, ताकि हम मार्केट में एक अच्छा स्टैंड रख पाए इन्फोसिस का एंड हमें वो प्रोजेक्ट अवार्ड हो, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए हम उनको एक कस्टमाइज्ड प्लान देते हैं JDA के टूल का, जो स्पेसिफिकली उनके वेयर हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेगा. सो उस कोटेशन को हम जितना हो सके ऑप्टिमाइज करके एक क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखते हैं कि हम उसमें अपना प्रॉफिट कैसे डिराइव करेंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, जो PAT होता है. सो ये फाइनेंशियल चीज़ें भी हमने लर्न की अपार्ट फ्रॉम ऑल द सप्लाई चेन रिलेटेड बेसिक नॉलेज. सो ऐसे मल्टीपल सच RFPs पे मैंने काम किया जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड होती थी. इससे मेरा होराइजन थोड़ा वाइड हुआ. आई गॉट टू नो कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में अभी क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिखाई दे रही हैं और उसको इंडस्ट्रीज किस तरह से कौन सी टूल्स यूज करके सॉल्व कर रही हैं. सो एक टूल का और एक इंडस्ट्री के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैच करने का एक आइडिया मुझे समझ में आया विद दिस प्री सेल्स कंसल्टिंग रोल. अब क्या होता था ये रोल में, एक्साइटिंग तो बहुत था, इट वॉज फुल ऑफ लर्निंग, बट इट वॉज क्वाइट डिमांडिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें काफ़ी आवर्स देने पड़ते थे इस पर्टिकुलर RFP को समझने और उसको कोटेशन बनाने, उसके रिसोर्सेज सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया वो सब प्लान करके एक PPT में प्रेजेंटेबल तरीके से डालने में हमें काफ़ी एफर्ट लगता था.
एंड ये आरएफपी का टर्न अराउंड टाइम भी बहुत छोटा होता था। टर्न अराउंड टाइम मतलब जब हमें आरएफपी को आंसर करके हमें इंडस्ट्री को देना होता था कि हम ये कोड कर रहे हैं, हम ऐसे टूल से सॉल्व करेंगे, ये कैपेबिलिटीज़ है हमारी। तो इस तरीके से ये जो हमारा टर्न अराउंड टाइम था वो अराउंड मैक्सिमम 2 वीक्स होता था। तो इस केस में हमें बहुत आवर्स रिगरसली काम करना पड़ता था और हमें काफ़ी सैटरडेज को, काफ़ी वीकेंड्स में भी हमारा टाइम डालना पड़ता था। बट टिल द पॉइंट इन टाइम मुझे ये लर्निंग और ये ग्रोथ का एक्सपीरियंस मिलना था। आई स्ट्रिक्टली स्टक टू दैट पर्टिकुलर रोल क्योंकि मुझे सीखने का इच्छा थी और मुझे मज़ा आ रहा था उस रोल में। तो बट एट अ सर्टन स्टेज मेरा ये जैसे होता है ना, एक सैचुरेशन आ जाता है। आप कोई भी रोल में हो, कोई भी जॉब में हो, आपका एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है जिसमें अब आपको पता रहता है कि इस तरीके से चीज़ें होंगी एंड उस तरीके से ही हमें वो एक मोनोटोनस मंडेन काइंड ऑफ वर्क हो जाता है। सो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए। आई नीड टू लर्न मोर, मतलब मुझे कितना ग्रास्प हो सकेगा, मुझे और ग्रास्प करना है चीज़ों को। सो आई थॉट अब कुछ टूल भी, अब ये काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब इसको नए तरीके से लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स को। सो नए तरीके में आती है नई टेक्नोलॉजीज। उस टाइम पे थी ब्लॉकचेन एंड एट द सेम टाइम मैंने एक इंटरनल जॉब पोस्टिंग में ब्लॉकचेन का एक रोल के लिए वैकेंसी देखा इंटरनली, मतलब इन्फोसिस के अंदर ही मैंने एक रोल देखा ब्लॉकचेन के रिलेटेड। प्लस एट द सेम टाइम व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू स्विच, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अब ये लर्निंग हो गया, अब शायद मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नया चीज़ें सीख पाऊँ, तो मैं नई कंपनी में स्विच करने का सोचती हूँ। बट मुझे जो मेरा रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग रोल्स नहीं मिल पा रहे थे बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस प्री सेल्स में था एंड बाहर की जो मुझे हायर करने वाली कंपनीज थी वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे वापस से प्री सेल्स रोल में ही डाल रही थी। वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हमारे जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो लोग हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें नए रोल्स देते हैं क्योंकि उनको अपना काम को एफिशिएंटली करना है, तो उनको एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए उसी फील्ड में। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन को एक नया पर्सपेक्टिव और नई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए मार्केट में रोल्स मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई थॉट अबाउट अ वे इंटरनली पहले इन्फोसिस में ही स्विच करते हैं, उसमें एक अलग रोल अलग तरीके से सॉल्व करने का जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उसमें स्विच करते हैं, ताकि मेरा प्री सेल से प्रोफाइल हट के थोड़ा सा कुछ और हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम आई विल बी एबल टू लर्न, एंजॉय एंड आगे मेरा थोड़ा एक रास्ता खुल जाएगा स्विच करने के पर्सपेक्टिव से भी। सो आई अप्लाइड फॉर दैट रोल एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड एंड उसके बाद में मैंने ब्लॉकचेन में भी काफ़ी कुछ सीखा, मेजरली नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी बट हाउ ब्लॉकचेन वॉज गेटिंग यूज्ड इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज केसेस। उसके क्या यूज केसेस हो सकते हैं, जैसे एक कॉफ़ी मेकर को हम ट्रैक कर सकते हैं राइट फ्रॉम द फार्म व्हेन इट वाज गेटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर। वो कौन से फार्मर का उसमें क्या क्या कॉफ़ी बीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए हैं, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें एक QR कोड या स्कैन करने के बेसिस पे हम अनकवर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन वाज मेजरली अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एंड हम उसको टैम्पर प्रूफ कैसे बना सकते हैं। टैम्पर मतलब आजकल जैसे हैकिंग वगैरह काफ़ी लोग कर लेते हैं एंड अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया तो मुझे पूरा एंटायर सप्लाई चेन का एक्सेस मिल जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो इंटीग्रेटेड होता है, मतलब इट इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। सो इस तरीके से जब एक हैकर डेटा को टैम्पर कर देता है तो हमारा एंटायर इंडस्ट्री का डेटा लॉस हो जाता है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल एंड उस इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बनाया गया है जो कि हर एक स्टेक होल्डर्स के पास में अपना अपना अकाउंट होता है एंड वो पर्टिकुलर कोड से ही वो ऑपरेट कर पाते हैं एंड वो कोड को हर बार वो चेंज होता रहता है, जैसे कि हमारा OTP या उस तरीके से आप समझ लीजिए अभी के लिए, क्योंकि एक सिक्योर तरीके से वो लोग अपने डेटा को पूरी एंड टू एंड मॉनिटर कर पाते हैं एंड इट इज़ वेरी मच टैम्पर प्रूफ। एंड इवन द कंज्यूमर, उसको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है अबाउट द इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। उसको पता चलता है कि वो सोर्स्ड कॉफ़ी बीन उसको कहाँ से किस फार्मर ने प्रोड्यूस करके दिया है। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग रोल एंड हमने काफ़ी सारे यूज़ केसेस बनाए ब्लॉकचेन के, जिसको अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो प्लीज़ कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी। आफ्टर दैट अब मैंने काफ़ी सारे यूज़ केसेस भी देख लिए एंड रिसर्च पेपर्स बना लिए काफ़ी ब्लॉकचेन का यूजेज के बारे में इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो आई थॉट कि नाउ इट इज़ द राइट टाइम, मे बी आई शुड अप्लाई फॉर डिफरेंट रोल्स आउट इन द मार्केट।
तो I applied and from there I got selected with EY. So I would want to say कि the role here with EY is very much dynamic. We constantly get into new projects, understanding different problem statements of the client, and हम different लोगों से different teams से interact करते हैं, client side से, अपने internal EY side से भी हम different teams में put किए जाते हैं. कभी हम individually भी contribute करते हैं and we consult them कि हमको उनके supply chain को एकदम streamline and best कैसे बनाना पड़ेगा, उनके जो main areas हैं उनको हम combat कैसे करेंगे, वो inventory proper stock में रखें ताकि एकदम excess ना हो, ताकि उनके पास में over cost ना हो जाए या फिर एकदम कम ना हो. ये forecasting करें हम लोग properly, demand forecasting, demand planning. So within EY there are multiple roles like forecasting, demand planning, supply planning, logistics, warehousing, inventory management, manufacturing, everything, every single thing of the supply chain is there within EY, and our projects are quite dynamic. We get to know each of the problem statements in detail of the actual industry, and this time it is not about pre-sales. It's not just about getting that project. It is about actually working into the project and implementing changes so that the industry gets streamlined in their supply chain problem area. So that's in short about my current role, and यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है because the work culture is quite dynamic and still I'm focusing on my learning and my growth. एंड काफ़ी अपस्किल भी करती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ईजी एक्सेस मिलता है टू यूडेमी वेबसाइट, एंड ऑल द कोर्सेज ऑन यूडेमी फॉर EY एम्प्लॉयज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, एंड मुझे काफ़ी फन लग रहा है यहाँ पे एक्सप्लोर करने में चीज़ों को, और मैं अभी काफ़ी अपने ग्रोथ के लिए, अपने लर्निंग के लिए फोकस कर रही हूँ. एंड आई थिंक अभी भी यही हमें करना चाहिए बिकॉज अभी मार्केट काफ़ी चेंज हो रहा है. आपने देखा ही होगा शेयर मार्केट में भी प्राइसेस ऊपर नीचे इस तरह से हो रहे हैं डेली बेसिस पे. तो हमें भी अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए मेंटली एंड प्रोफेशनली कि हम उस चैलेंज अगर आए भी इन फ्यूचर, सो वी आर एबल टू फेस दैट. आपने जान ही लिया होगा 5 to 7 years ऑफ जर्नी आफ्टर MBA कैसी है, एंड इसमें आपको कॉन्स्टेंटली ग्रो करने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप वही स्ट्रीम चूज़ कीजिए MBA में भी, और आपको जो पसंद है अच्छे से, आपको जो लगता है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, लर्निंग विल बी फन फॉर यू, उसी चीज़ में आप आगे बढ़िए इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन फॉर परस्यूइंग MBA. अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे का लाइफ उस वे में काफ़ी सॉर्टेड होगा. लेकिन बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड. तो ये सब कंपनीज में आपने सुना ही होगा, इवन दो दे गिव अस वर्क फ्रॉम होम, एज ऑफ नाउ हमारा 2 days वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है एंड बाकी के 3 दिन आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है. लेकिन उसमें भी हमें वर्क फ्रॉम होम देने का उनका पर्पस भी यही है कि हम इजीली बैठ के हमारा ट्रैवल में टाइम ना जाए और हम टोटली डेडिकेटेड टाइम उन्हीं को दें. तो इट्स नॉट दैट कि हमें वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा एक्स्ट्रा बफर या एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, लेकिन इट्स अबाउट कि कंपनी का ये एक्सपेक्टेशन है हमसे कि हम वर्क फ्रॉम होम में उस टाइम को सेव कर ले ट्रैवल वाला, एंड हम उससे और ज़्यादा काम निकालें. सो आपका एक सैचुरेशन लेवल अगर आपको चाहिए कि नहीं आए जल्दी, तो द थिंग इज़ आपको ये डेवलप करना पड़ेगा कि यू शुड स्टार्ट एन्जॉइंग योर वर्क. So I think that's all about my journey which I wanted to share with you all, and thank you so much for watching, and do let me know in the comment section on if there are any topics which you would want to know in more detail. I would be very happy to share it with you all in some other video. Thank you so much for watching. Stay tuned.